नमस्कार दोस्तों, हमारी सीरीज़ की जो सबसे पहले चैप्टर की जो वीडियो है आज से स्टार्ट हो रही है। और किताब का नाम है समाज का अध्ययन, भारत एवं उसके आगे, कक्षा 6 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। और इसके जो पहले चैप्टर का नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। अब देखिए, चैप्टर की शुरुआत में ही आपको आर्यभट्ट का एक कथन मिल जाएगा जिसमें उन्होंने पृथ्वी के बारे में कुछ बातें कही हैं। इसमें पृथ्वी अंतरिक्ष में है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है। यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। तो आर्यभट्ट ने अपने विचार पृथ्वी के लिए यहाँ पर प्रकट किए हैं। तो आपके नोट्स हैं वो इसी से शुरुआत होने चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी के हूबहू क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो हो सकता है कि वो इस कथन को, पूरे कथन को उठा करके वहाँ पर रख दे और ये बोले कि ये किसने लिखा है या किसने इसके बारे में चर्चा की है। तो हम इसको अपने नोट्स में सबसे पहले अंकित करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं चैप्टर में। तो चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो उनके बारे में कुछ पर्सन, महत्वपूर्ण पर्सन यहाँ पर किताब में दिए हुए हैं। मानचित्र क्या है, हम इसको उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके मुख्य घटक क्या हैं। दूसरा है निर्देशांक क्या है, पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तीसरा है देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है। तो इन्होंने बता दिया है कि इस पुस्तक में आपको क्या मिलने वाला है। इस पार्ट से सी टेट के पुराने पेपर्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें, अपने नोट्स प्रॉपर बनाते चलें। अब सीधे पाठ की तरफ चलते हैं। कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर या क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं। उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं उनका पता कैसे लगाएंगे। यानी कि वो कह रहा है कि अगर आप किसी नगर में गए हैं और आपको वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आपको वहाँ का पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं अथवा उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थीं। इस अध्याय में हम उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। एक खेल खेलते हैं। नीचे दिए गए एक लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए। अब यहाँ पर एक लघु नगर का मानचित्र इन्होंने हमें दिया है, तो पहले हम उसी को देख लेते हैं कि मानचित्र में क्या है। तो ये लघु नगर का एक मानचित्र यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि एक छोटे शहर का मानचित्र यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर रेलवे स्टेशन है, विद्यालय है, चिकित्सालय है, आवासीय भवन है, पार्क है, नगर पंचायत का ऑफिस है, बैंक है, संग्रहालय है, बाजार है। यहाँ इन सब को कनेक्ट करने के लिए रास्ते भी दिए हुए हैं। ये रास्ते दिए हुए हैं, इन सब को कनेक्ट कर रहे हैं। ये लौटते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी अभी उतरे हैं। मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना है आपको। किस मार्ग से जाएंगे? ठीक है, तो अगर आपके पास कोई मैप होगा तो आप मैप में देख लेंगे कि आपको किस रास्ते से जाना है। आपको जाने के लिए कौन सा रास्ता छोटा पड़ेगा या फिर आपको कौन से रास्ते से जाने में सहूलियत होगी। क्या कोई अन्य संभावित मार्ग भी है? क्या आप इसी मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय या संग्रहालय का भी पता लगा सकते हैं? यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं तो आप किस मार्ग से जाएंगे या फिर आप किस मार्ग को चुनेंगे? ऐसी परिस्थिति में एक ही मानचित्र ही उपयोग में आता है। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह होता है, जो यह दर्शाता है कि स्थान की स्थिति कहाँ है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। मानचित्र के दाएं कोने में शीर्ष पर 4 तीरों पर ध्यान दीजिए। मानचित्र में शीर्ष पर 4 कोने हैं। ये 4 जो हमारे पास में लाइनें हैं वो इसकी बात कर रहा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हमारी जो दिशाएं हैं उसके बारे में समझाया गया है कि हम इस मानचित्र को बनाने के लिए दिशाओं का उपयोग कैसे करते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये 4 लाइनें हैं इनको चतुर्दिश या फिर प्रधान बिंदु भी बोला जाता है, जो कि मैप को बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। और आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप इसको
अपने पास बनाएंगे तो पूर्व, इधर होगा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस तरह से ही बनाएंगे। हम आगे देखेंगे कि वे कैसे कुछ विशिष्ट दिशाओं को अंकित करते हैं, मानचित्र को समझने में अधिक सहायक होते हैं। यानी कि जो हमने 4 लाइनों के बारे में देखा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो मानचित्र को समझने के लिए ये चतुर्दिश आपके काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो इसलिए अपनी जो नोट्स हैं उसमें आप इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो हमें मैप दिया गया है उसके बारे में कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं, वो आप एक बार अपने आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाता है मानचित्र और उसके घटक। हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। एक लघु क्षेत्र, गांव या कस्बा, एक वृहद क्षेत्र, मान लीजिए कि आपका जनपद या राज्य है, अथवा भारत जैसे एक अति विशाल देश या संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देख रहे हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटलस, मानचित्रावली, मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह। यानी कि एटलस एक बुक टाइप से होती है, उसमें बहुत सारे मानचित्र होते हैं और उनका एक संग्रह, यानी कि उसकी बुक बना दी जाती है सारे मानचित्रों को इकट्ठा करके, तो उसको एटलस बोलते हैं, मानचित्रावली उसको बोलते हैं। जैसा कि आप जानेंगे मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। मानचित्र या मैप कई तरह के होते हैं। भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र में कौन कौन से होते हैं? जिसमें प्राकृतिक आकृतियाँ दी हुई हों। प्राकृतिक आकृति से मतलब है पर्वत, महासागर, नदियाँ। ठीक है, उदाहरण के लिए 5.2, उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक में 5.2। अभी हम वहाँ पर पहुँचेंगे तब हम इसको देखेंगे कि 5.2 में क्या क्या दिया हुआ है। अगला आ जाता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में देशों या राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों को दर्शाता भारत का एक मानचित्र। यानी कि अब भारत का जो मानचित्र कभी देखा होगा आपने, तो वहाँ पर अलग अलग होंगे वहाँ पर सब चीज़ें, जैसे कि हमारा जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उनके बारे में बताया होगा कि इस और उनकी सीमाएं दर्शाई गई होंगी। नगरों को उसमें दर्शाया गया होगा। उनकी राजधानी, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या फिर हमारे राज्य हैं, उनकी राजधानी भी उसमें दर्शाई गई होगी। अब इसमें अगला जो पॉइंट आता है थीमेटिक मानचित्र। अब थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्योंकि इससे शायद कोई क्वेश्चन आ जाए। इसमें दिया नहीं हुआ है पूरा इसमें थीमेटिक मानचित्र कौन से होते हैं। हालांकि इसमें लिखा है कि हम जब 6.3 पर पहुंचेंगे या फिर 8.1 पर पहुंचेंगे तो उसके उदाहरण भी आपके सामने मिलेंगे आपको। लेकिन अभी हम इसके लिए बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। थीमेटिक मानचित्र के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। जलवायु मानचित्र। जलवायु मानचित्र में किसी स्पेशल क्षेत्र के तापमान को दिखाया जा सकता है, वर्षा को दिखाया जा सकता है। इसी तरीके से जनसंख्या मानचित्र भी हो सकता है। अब जनसंख्या घनत्व को इसमें दर्शाया जा सकता है, जनसांख्यिकीय पैटर्न को इसमें दर्शाया जा सकता है। इसके बाद आ जाता है संसाधन मानचित्र, यानी कि किसी क्षेत्र के खनिज, वन या जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों को इसमें दर्शाया जा सकता है। भौतिक मानचित्र क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं जैसे पर्वत, नदियाँ और पठार को दर्शाते हैं। भौतिक मानचित्र कौन कौन से होते हैं? क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं जैसे पर्वत, नदियाँ और पठार को दर्शाते हैं। अगला होता है आर्थिक मानचित्र। आर्थिक मानचित्र कौन से होते हैं? कृषि, उद्योग और व्यापार से संबंधित जानकारियाँ होती हैं इसमें। आर्थिक मानचित्र में कृषि, उद्योग और व्यापार से संबंधित जानकारियाँ इसमें अंकित होती हैं, इसमें दर्शाई जाती हैं। अगला होता है सांस्कृतिक मानचित्र। किसी क्षेत्र की भाषा, धर्म या सांस्कृतिक विविधताओं को दर्शाते हैं। सांस्कृतिक मानचित्र में किसी क्षेत्र की भाषा, धर्म या सांस्कृतिक विविधताओं को दर्शाया जाता है। आप इस चीज़ के नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। इसमें थीमेटिक मानचित्र के बारे में मैंने थोड़ा जो बताया है इसको अपने नोट्स में अंकित कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बाद में समझने में आसानी हो। आगे बढ़ते हैं। किसी भी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं।
दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह, ये हो सकता है कि पेपर में भी आ जाए कि मानचित्र के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। उसमें आपको तीनों तो ये दे देगा, और उसके बाद में जो भी आपको बताएगा, अगर आप जो वो होगा वो इससे अलग होगा, इनसे भिन्न होगा जो उसका ऑप्शन होगा। तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि एक मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। जो प्रमुख होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप चित्र 1.1 को देखते हुए प्रथम दो के बारे में पहले ही जान चुके हैं, यानी कि दूरी और दिशा के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। आइए अब हम इसको अधिक सटीक ढंग से परिभाषित करते हैं। अब इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए पैराग्राफ पे। क्या आप कभी अचंभित हुए हैं कि एक वृहद क्षेत्र को कागज के एक छोटे टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? वो कह रहा है कि क्या आप कभी अचंभित हुए हैं कि एक बहुत बड़े क्षेत्र को एक छोटे से कागज के टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? यह मानचित्र के स्केल की सहायता से किया जाता है। अब स्केल की सहायता को अभी पढ़ेंगे हम आगे। आइए हम लघु नगर 1.1, जो चित्र हमने भी देखा है पहले, जिसमें हमने बैंक देखा, पार्क देखा और सभी चीज़ें देखी, तो उसके बारे में बात कर रहा है। हमारे मानचित्र पर वापस आते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। हमने देखा था, आप देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। मानचित्र जैसा कि यहाँ मुद्रित है, इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। माना कि यह 500 मीटर है। देखिए, माना कि यह 500 मीटर है, तो हम कहेंगे कि स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। यानी कि माना कि यह 500 मीटर है, तो हम कहेंगे कि स्केल 1 सेंटीमीटर 500 मीटर के बराबर होगा। यानी कि जो हमारा मानचित्र बनाते समय हमने उसके स्केल को सेट किया है, वो 1 सेंटीमीटर को 500 मीटर के बराबर माना है। यहाँ पर पाठ्यपुस्तक के अध्याय 5 के चित्र 5.2 में भारत के मानचित्र को देखिए। उसको हम देख लेते हैं अभी, उसमें उन्होंने क्या दिखाया है। देखिए, जो हमारा 5.2 मानचित्र इसमें बताया गया है, हम उसको देख लेते हैं कि इसमें वो क्या बताना चाह रहे हैं। इसमें वो बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो स्केल लिया है यहाँ पर, वो 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर बताया गया है यहाँ पर। तो चलते हैं अपनी पाठ्यपुस्तक की तरफ। स्केल नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई है। स्केल नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई है, जो कि हमने अभी अभी देखा है, जिसकी लंबाई के ऊपर 500 और किनारे पर किलोमीटर लिखा हुआ है। सामान्यतः इसका अर्थ यह होता है कि जो रूलर मुद्रित मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर मापता है, वह भूमि पर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। यानी कि जो हमने बात की थी, 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। ठीक है, उस मानचित्र को बनाने के लिए उन्होंने इस वाले माप का यूज़ किया है। इसलिए मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर करती है जिसका मानचित्र उपयोग करता है। ठीक है, कि जो उसकी वास्तविक दूरी है उस मैप की, वो किस पर निर्भर करती है? वो स्केल पर निर्भर करती है जो उस मानचित्र में यूज़ किया गया है। ये भी सवाल बन सकता है। देखिए, एनसीईआरटी का तो यही है कि वो जो क्वेश्चनर है वो कहीं से भी कोई सवाल उठा करके रख सकता है, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। किसी विद्यालय के खेल मैदान का एक साधारण मानचित्र बनाइए। मान लीजिए कि यह 40 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है। इसे अपने रूलर की सहायता से 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के स्केल पर सटीक ढंग से खींचिए। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है कि मानचित्र को कैसे बनाया जा सकता है। सेंटीमीटर 10 मीटर का होगा तो उसकी लंबाई कितनी होगी? अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर है, तो 40 मीटर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा।
4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से जो चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर रह जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, ये 4 ये 3। अब आगे पढ़ते हैं। अब इस आयताकार क्षेत्र में के विकर्ण को मापिए। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण देखिए ऐसे यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से ये दो बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो इसको विकर्ण बोलते हैं। हालांकि ये मैथ का सब्जेक्ट हो जाएगा, मैथ का टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें हमें अगर किसी मैप को बनाते समय इसकी जो सेंटीमीटर इजिकल टू 10 माना गया है वो क्यों माना गया है। तो जो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, ये मैथ का टॉपिक हो जाएगा पहले। इसका जो आंसर आएगा 50 मीटर आएगा। इसका विकर्ण जो है, इसमें विकर्ण की लंबाई दी गई है, मतलब पूछी, इसकी विकर्ण की लंबाई पूछी गई है कि इसका विकर्ण कितना होगा। हालांकि देखिए विकर्ण का जो फॉर्मूला है वो अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस और जो उसकी चौड़ाई है इसका स्क्वायर। तो हमारे पास में क्या था यहाँ पर, हम इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। 4 4 और 3, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद में 25। 25 को हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। सॉरी, इस 25 को हम बाहर निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर रह जाएगा। और हमने देखा था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, तो 5 गुणा 10 इज इक्वल टू 50 मीटर का एक विकर्ण होगा। ठीक है, 50 मीटर का एक विकर्ण होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। हमने देखा था कि हमारा जो मैप दिया गया था एक लघु क्षेत्र का, एक नगर का जो मैप दिया गया था 1.1, उसमें हमने ऊपर चतुर्दिश बिंदु देखे थे। चतुर्दिश बिंदु देखे थे इस तरह से बने हुए, जिसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दर्शाए गए थे इस तरह से। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ उसी के संबंध में है। ये हमारी चार प्रधान जो हमारी ये चार जो दिशाएं हैं वो हमारी प्रधान दिशाएं हैं। ठीक है, इसलिए हम इस चीज को प्रधान बिंदु भी बोलते हैं। हम इस चीज को प्रधान बिंदु भी बोलते हैं। आइए इसकी तरफ चलते हैं। लघु नगर के मानचित्र 1.1 में दाईं ओर शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर वापस आते हैं। हम आ गए वापस। ये 4 दिशाओं को इंगित करते हैं। शीर्ष पर उत्तर, घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए पूर्व। ठीक है, घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे ऐसे। ठीक है, घड़ी के कांटे की तरफ घूमते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो पूर्व आ जाता है, फिर दक्षिण और फिर पश्चिम आ जाता है। इन्हें चतुर्दिश या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है। इन्हें चतुर्दिश या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाओं, मध्यवर्ती दिशाएं कौन सी होती हैं? देखिए मैं बताता हूं आपको। मध्यवर्ती दिशाएं होती हैं ये वाली, ये हमने यहाँ खींच दिया और ये हमने इस तरह से खींच दिया। उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण पूर्व के दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये हमारी कौन सी वो होती हैं दिशाएं? मध्यवर्ती दिशाएं। ठीक है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, अधिकतर मानचित्रों में ऊ और शून्य अक्षर से अंकित एक तीर होता है जो उत्तर दिशा को इंगित करता है। ठीक है,
जो उत्तर दिशा को इंगित करता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ टास्क दिए गए हैं, वो टास्क हमें उसमें मैप में जाकर ही पूरे करने पड़ेंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं अभी। देखिए अभी तक हमने कौन कौन से जो घटक हैं वो कौन कौन से पूर्ण किए हैं। हमने दूरी, जो हमारे जो घटक हैं वो हमने दूरी और दिशा, दो घटक पूरे कर लिए हैं। एक मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। तो हमने दूरी और दिशा को तो देख लिया है। अब हम आते हैं प्रतीक चिन्ह की तरफ। अब प्रतीक चिन्ह में आगे बढ़ते हैं। प्रतीक चिन्ह मानचित्रों का एक और महत्वपूर्ण घटक है। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवनों, कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख या ड्राइंग हैं, लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। समझ रहे हैं? जो हमने मानचित्र देखा था 1.1 में अभी, वहाँ तो हमने उनके लघु छोटे छोटे वो बना दिए हैं, मैप ड्राइंग बना दी हैं। कि जैसे कि हमने स्कूल के लिए एक बिल्डिंग बना दी है, स्टेशन के लिए एक बिल्डिंग बना दी है, बैंक के लिए एक बिल्डिंग बना दी है। लेकिन जो बड़े बड़े नगर होते हैं या फिर देश होते हैं, उनके लिए हम क्या क्या करेंगे? वहाँ पर हम इन सब चीज़ों के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह बनाएंगे। और ये प्रतीक चिन्ह जो हमारे मैप बनाते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत का जो नक्शा बनाया है, उन्होंने इनको पहले से ही डिसाइड किया हुआ है। अभी आगे हम जा कर के देखेंगे कि कौन कौन से चिन्ह होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों के विभिन्न प्रकारों। अब भवन के जो विभिन्न प्रकार हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? रेलवे स्टेशन हो सकता है, विद्यालय हो सकता है, डाकघर हो सकता है। ठीक है। मार्ग, रेलवे लाइनों, नदी, ताल या वन के लिए प्रतीक चिन्ह। इस तरीके से मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर अनेक विवरण दर्शाए जा सकते हैं। ठीक है। छोटे स्थान में भी हमारे पास काफ़ी जगह रहती है, फिर हम इसको दर्शा सकते हैं उसमें। विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्र को अधिक सरलता से समझें, इसके लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। विभिन्न देश प्रतीक चिन्हों के अलग अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत या भारत के भागों के मानचित्रों के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया है। उनमें से कुछ चयनित चिन्हों को पृष्ठ 11 के चित्र 1.2 में दर्शाया गया है। अब देखिए यहाँ से एक सवाल बनता है। वो सवाल क्या हो सकता है कि भारत का जो नक्शा है, भारत का जो मानचित्र है, उसमें जो प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं वो किस विभाग ने बनाए हैं? ठीक है, वो किस विभाग ने निर्धारित किए हैं? तो किसने किए? भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने। इस तरह के हमें यहाँ पर पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे जहाँ से हमें सवाल मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे कुछ चिन्ह दिए गए हैं, पहले देख लेते हैं। अपने घर, विद्यालय, कुछ अन्य महत्वपूर्ण भू चिन्हों सहित अपने स्थानीय गांव का एक मानचित्र बनाइए। चतुर्दिश को दर्शाइए और दर्शाई गई कुछ महत्वपूर्ण आकृतियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्हों का उपयोग कीजिए जो 1.2 में दर्शाए गए हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर हमें कुछ चिन्ह दिए गए हैं जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने डिसाइड किए हुए हैं। रेलवे लाइन, बड़ी लाइन के लिए इस तरह से रहेगा, छोटी लाइन के लिए ये रहेगा। लेकिन अगर हमें कहीं रेलवे स्टेशन दिखाना हो तो उसके लिए RS इस वाले चिन्ह को हम देखेंगे। यानी कि हम जब कोई मैप देखते हैं तो हमें अगर इस तरह की आकृतियाँ देखने को मिलती हैं तो वो रेलवे स्टेशन, रेलवे की जो लाइन होती है उससे संबंधित होते हैं। इसी तरह से सड़कों के लिए, पक्की सड़क के लिए हमारे पास 2 समानांतर लाइनें होंगी। कच्ची सड़क के लिए यहाँ पर डॉट 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 करके, और ये काफ़ी लंबे जो आप मैप देखेंगे तो उसमें
काफ़ी दूरी तक दर्शाई जाती हैं ये चीज़ें। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमें केवल इतना देखना है कि पक्की सड़क के लिए कौन सा वाला है और कच्ची के लिए कौन सी वाली आकृति दर्शाई गई है। सीमाएं, यानी कि दो देशों की जो सीमाएं होती हैं, जो दो देशों की सीमाएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य के लिए होती हैं, जिले के लिए होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय के लिए ये वाली रहेगी और राज्य के लिए ये वाली रहेगी और जिले के लिए ये वाली रहेगी। ठीक है। इसी तरह से आप जब नीचे आते जाएंगे तो आपको इसके समझ में आता जाएगा कि नदी के लिए इस तरह से रहेगा, कुएं के लिए ये हमारे पास डॉट रहेगा, तालाब के लिए हमारे पास इस तरह से रहेगा, नहर के लिए हमारे पास ये रहेगा, सेतु के लिए ये रहेगा। इसी तरह से जो धार्मिक स्थल है, मंदिर के लिए हमारे पास ये, गिरजाघर के लिए ये, मस्जिद के लिए ये वाला, छतरी के लिए ये वाला। और जो हमारे डाकघर हैं, ठीक है, इन सब के लिए हमारे पास कुछ लेटर्स दिए गए हैं। डाकघर, डाक टेलीग्राफ कार्यालय, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन के लिए हमारे पास पीएस रहेगा। बस्तियां और कब्रिस्तान, ठीक है, ये हमारे पास प्रतीक चिन्ह है एक मैप में जो हम देखते हैं, और इसमें हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक मैप में हमें क्या चीज़ कैसे देखनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर अंत कर रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो गई है। अभी हमारा एक पार्ट और बाकी है इसका, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से आपको जो सवाल मिलेंगे सीटेट के अंदर, वो सबसे अधिक अब जो आने वाला पार्ट है उससे ही मिलेंगे। तो इसलिए मैं इस वीडियो को तो मैं यहीं पर अंत कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसको ज़रूर देखना है, जिससे कि आपको सी टेट के अंदर आसानी से प्रश्न हल कर सकें और आपको अंदाज़ा रहे कि हाँ, ये जो प्रश्न है हमें कहाँ से मिले हैं और इनके क्या संभावित आंसर हो सकते हैं। तो इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि भविष्य में आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो धन्यवाद।